तो फाइनली हम लोगों ने अपना बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी को भी अच्छे से रिवीजन कर लिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बना लिए और अब मैं आपको इसके 40 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देने वाला हूं। इन सारे एमसीक्यू को करने से दो चीजें होंगी। पहला, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस के अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और दूसरा, पूरे चैप्टर का क्विक रिकैप भी आप इसके थ्रू ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना जरूर कि आउट ऑफ 40 आपने रिवीजन कर लिया, आपने पीवाईक्यू भी बना लिया, सब कुछ हो गया है ना। तो आउट ऑफ 40 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं एक बार देखते हैं, और जो करेक्ट गए उनको हटाना साइड में। जो गलत जाएंगे क्वेश्चन, जो कंफ्यूजन होगा, जहां पे आपको लगता है कि यार ये मुझे एग्जाम से पहले ध्यान रखना है, उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और बिफोर एग्जाम बस उन्हीं क्वेश्चन को एक बार पलना पलटा के देखकर चले जाना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड। मशीन क्योंकि मर्केंडाइज है, और जो मर्चेंडाइज होता है बेसिकली गुड्स है, वो सारी की सारी चीजें, कैपिटल एसेट हो, जो भी चीजें हो, वो सारी की सारी करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। ठीक है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। और जो बोरोइंग्स है वो किसके अंदर आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो करंट कैपिटल, चाहे कोई मर्चेंडाइज हो, चाहे कोई मशीनरी हो, कोई भी टेंजिबल गुड्स जो बाउंड्री क्रॉस करते वक्त यानी बॉर्डर क्रॉस करते वक्त देखा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। सो करंट कैपिटल, इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। गिफ्ट एंड रेमिटेंस जो है वो भी करंट अकाउंट के अंदर ही आता है ना। और ये क्या हो गया? गिफ्ट एंड रेमिटेंस टू अब्रॉड, आपने अब्रॉड को दिया तो पैसा जाएगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। सेकंड का डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड नहीं होगा, ये डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। The flexible exchange rate system gives the government more flexibility to maintain large stock of foreign exchange reserve. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सरकार को मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऐसा कुछ है नहीं। इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसीज। द गवर्नमेंट नहीं करता इस काम को, आरबीआई करता है। देखो आप ना ये लाइन देखोगे आपको लगेगा ये लाइन तो सही लिखी हुई है, लेकिन ये काम करता कौन है? आरबीआई, गवर्नमेंट नहीं करता। तो आगे नहीं, गलत हो गया। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इंटरवेंस टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट बाई बाइंग परचेजिंग बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिक्स एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्स नहीं फिक्स करता, मार्केट फोर्स फ्लेक्सिबल फिक्स करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज हाइब्रिड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड अ फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज हाइब्रिड ऑफ फिक्स। अच्छा, ये हाइब्रिड है, बिल्कुल करेक्ट है। मैनेज फ्लोटिंग जो है वो हाइब्रिड है फिक्स और फ्लेक्सिबल के। मैनेज फ्लोटिंग इज आल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो आप इसका ए ऑप्शन फोर्थ का करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इन अ कंट्री एक्सपोर्ट 600 है, इंपोर्ट 450 है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड 600, इंपोर्ट ऑफ गुड्स 450। द बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस आएगा, कितना सरप्लस आएगा? 150। तो सरप्लस 150 यानी फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का बी। 6 पे आ जाओ। टू फ्रेंड्स मीरा और सिंधु वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइन by the market forces of demand supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range. इसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। तो ये कौन से सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन से सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मैनेज फ्लोटिंग। Suppose the balance of trade of an imaginary economy shows a favorable 500. The value of merchandise export 1200 है, ट्रांसफर पेमेंट है 400। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना होगा? देखो यार, सबसे पहले बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आता, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड 500 है सरप्लस, तो ये एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट्स कम होगा, तभी आएगा ना। ये 700 लिखेंगे तभी 500 आएगा, तो यानी सेवेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट है, 700। After, as per the Reserve Bank of India press report dated 29 December 2022, the external commercial borrowing to India record as outflow of 0.4 billion in second quarter. The above transaction will be recorded in the dash account on dash side of balance of payment in India. चलो बताओ जरा, क्लास कहाँ रिकॉर्ड करोगे? एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस रिपोर्ट जो 29 दिसंबर 2022 को आया है, द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग टू इंडिया रिकॉर्ड आउटफ्लो, ये पैसा जा रहा है तो ये तो डेबिट आइटम हो गया,
और ये जो अमाउंट है बोरोइंग का वो कैपिटल अकाउंट में आता है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 8th का डी ऑप्शन करेक्ट है, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। As depreciation of domestic currency leads to rise in export to foreign currency। भैया अगर कंट्री की करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 हो गया 60 रुपए का। तो बाहर के लोग 50 रुपए की शॉपिंग करते थे $1 लेके, अब 60 रुपए का सामान यहां से लेके जाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया, पहले 50 था अब 60 हो गया, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। इसी चीज का ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बहुत आसान सवाल है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और साथ में जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। Identify the correct reason that may affect the demand of foreign exchange। डिमांड कब अफेक्ट होगा है, इंपोर्ट करेंगे विजिबल का, बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो होगा। एक्सपोर्ट करने से ना सर्विसेज, एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो फॉरेन करेंसी आता है, वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई का सोर्सेस है, डिमांड का सोर्सेस नहीं है। डिमांड कब होगा, जब बाहर से सामान खरीदेंगे। रेमिटेंस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, बाहर वालों ने हमें दिया, सप्लाई है ये। परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, अब्रॉड की एसेट खरीदी, तो भैया ये भी आएगा डिमांड के अंदर। तो बाहर से सामान खरीदने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो सोर्सेस है डिमांड का। 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी द कंसिडर व्हाइल एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ एन इकोनॉमी, रेवेन्यू डेफिसिट में किसको कंसिडर नहीं करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं, इनकम फ्रॉम फाइन पेनल्टी करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ लैंड बिल्डिंग, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, डी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पे सरकार का क्लेम, जिसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई लीगल हायर, कोई विल वसीयत नहीं बना रखी है, कोई उसका बच्चा नहीं है, कोई भी इसका मतलब क्लेम करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे क्लेम करती है, तो क्या बोलते हैं उसको, स्कीट्स बोलते हैं। 12th का बी ऑप्शन करेक्ट है। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू एक्सिस ऑफ ऑटोनोमस। देखो सरप्लस कब होता है, जब रिसीट ज्यादा होती है पेमेंट से, और जो साल भर की रिसीट, साल भर की पेमेंट है, वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू एक्सिस ऑफ ऑटोनोमस रिसीट्स ओवर ऑटोनोमस पेमेंट। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोनोमस रिसीट ज्यादा होता है, सरप्लस। द बजट इन विच गवर्नमेंट्स टोटल प्लान स्पेंडिंग इज इक्वल टू टोटल प्लान रेवेन्यू, खर्चा और रेवेन्यू दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। तो 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बैलेंस बजट। ड्यू टू डेप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का डेप्रीशिएशन हो गया, यानी हमारी करेंसी का एप्रीशिएशन हो गया, तो एप्रीशिएशन में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक करेंसी विल, तो बताओ क्या होगा। अब आपको ना थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को ना एग्जाम्पल लेके करना होता है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। $1 पहले था 50 रुपए का, अब $1 हो गया 40 रुपए का, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यही कह रहा है, डेप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वो एक ही बात है। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, पहले $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, आज वो $1 से सिर्फ 40 रुपए की सप्लाई करेंगे, मतलब शॉपिंग करेंगे। तो पहले शॉपिंग 50 रुपए ही करते थे, अब 40 ही करते हैं, तो सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया ना, डॉलर कम आएगा, वो हमारे यहाँ से कम सामान खरीद पाएंगे, तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सप्लाई जो है वो क्या हो गया क्लास आपका, डिक्रीज हो गया। 15th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 पे आते हैं। इफ $1 इज, अगर $1 जो है वो 80 रुपए का है, 80 रुपए 50 पैसे का, देन वुड बी नीडेड टू एक्सचेंज $2 लाख। तो यार डिवाइड दे दो ना, इसमें क्या है, ये तो क्वेश्चन आपको डिवाइड देना है, आप डिवाइड दे दो 2 लाख को 80 रुपए 50 पैसे से, तो आएगा 2484। 2484 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 2484। अ चेंज, पहले आप, अच्छा ये 1 पाउंड जो है वो कितने का है, 102 पाउंड में 140 रुपए आता है, तो एक कितने का हो गया, 70 का। फिर एक जो है अब कितना हो गया, 60 हो गया।
तो पहले 1 पाउंड में 70 आते थे, अब 60। तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। पहले हमें 70 देना पड़ता था, अब हमें सिर्फ 60 देना पड़ता है, तो हमारी करेंसी ताकतवर हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? इफ रुपीज एप्रिशिएटिंग। 17 का ये ऑप्शन करेक्ट है, रुपी जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है। 18 पे आते हैं, 18 पे रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सटर्नल बोरिंग्स आता है और एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है। तो आप जरा मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चेक करो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 पे आ जाओ। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज एन अमालगमेशन यानी मर्ज ऑफ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। मैनेज फ्लोटिंग फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मर्ज होता है, करेक्ट। और मैनेज फ्लोटिंग रेट इज नोन एज हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। डर्टी फ्लोटिंग ही बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? सैलरी टू आर्मी ऑफिसर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो ये कैपिटल है, पेंशन पेड रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेड रेवेन्यू। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 20 का बी। 21 चेक करो और अपने आप बताने की कोशिश करो क्या होगा। देखो मेरे से पहले जो है वो बताने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं तो बता दूंगा तो आपको लगेगा हाँ मैं भी यही बोलने वाला था। आप खुद पहले बताओ कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर कांस्टेंट, ट्रेड सरप्लस में अराइज व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन, बिकॉज ट्रेड सरप्लस कब बढ़ेगा? एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी टू राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी गुड्स जो है वो बढ़ रहा है जापान में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो लेना नहीं होता ना, ट्रेड ट्रेड सरप्लस में सर्विस लेना नहीं होता। फॉरेन एक्सपोर्ट्स, राइज इन रेमिटेंस ये भी नहीं आ गई। तीनों कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। पहला जो है मतलब ये तीनों जो है वो ट्रेड में नहीं आता, बीओटी के अंदर नहीं आता। ये वाला आता है लेकिन यहाँ फॉल हो रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा। और ये जो है वो आता ही नहीं है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, क्योंकि ये सर्विसेज है। तो इसका 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 22 द डैश अकाउंट बैलेंस ऑफ रिफ्लेक्ट द नेट चेंजेस इन द फाइनेंशियल क्लेम। फाइनेंशियल क्लेम जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, लोन है ना, ये सब फाइनेंशियल क्लेम जो है एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है। 22 का बी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट चेक करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कैन बी क्लासिफाई एज। कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट लीड्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लीड्स टू डिक्रीज इन द, डिक्रीज नहीं होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर से, एसेट्स इंक्रीज होगा, लीड्स टू एसेट्स डैश इन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो जिसका सही आंसर है, एक तो कैपिटल आएगा, दूसरा इंक्रीज आएगा, ठीक है। 23 का आएगा कैपिटल और इंक्रीज, सी ऑप्शन ठीक है, कैपिटल और इंक्रीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंक्रीज, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 23 का सी। 24 पे आते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ नेशन। बोलो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एक्सटर्नल असिस्टेंस कहां पे आएगा? एक्सटर्नल असिस्टेंस कैपिटल में आता, भी आपने क्वेश्चन देखा था, ये रहा कैपिटल अकाउंट ना, उसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, करंट में नहीं आता। तो ये गलत हो गया ना, तो ये हो गया गलत। एक्सटर्नल असिस्टेंस आर रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट, तो ये गलत हो गया। एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड्स बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन रिसीव और एक्सटेंडेड बाय द नेशन, ठीक है। बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन आता है जो लिया या दिया हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा करेक्ट है। ए फॉल्स आर ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन 24 करेक्ट है, ए फॉल्स और आर ट्रू। 25 चेक करो, न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी है। 25 चेक करो, 25 चेक करो क्या होगा। एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा 9 जून 2023 देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ वर्थ 309 करोड़ बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। देखो जो हमारे इंडिया में फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने क्या करा है? सेल कर दिया 309 करोड़ का, यानी इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली उन्होंने, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया ओवर पीरियड ऑफ 1 मंथ, 9 मई टू 9 जून तक। द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्ड एज। तो देखो ये सबसे पहले ना पैसा हमारे देश से बाहर चला गया, डेबिट साइड आ गया, और ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सही आंसर क्या है? डेबिट और कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा क्या है? और देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ वर्थ 309 करोड़ ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो बाहर कंट्री से इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब वो उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो हम लोगों को उनको 309 करोड़ रुपए लौटाने पड़ेंगे। ये उन्होंने 309 करोड़ रुपए हमको दिया था, उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, और हमें वो पैसे अब लौटाने पड़ेंगे। तो भैया पैसा बाहर चला गया, डेबिट साइड, और ये सब इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, FII कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,
During period of May to November, more than 81.35 crore people will provide 5 kg of free ration, है ना, 1 kg ऑफ फ्री चना दिया जाएगा हर फैमिली मेंबर्स को पर मंथ में, ताकि वो गरीब लोगों का ध्यान रख सके। कोविड-19 की पेंडेमिक है, पेंडेमिक में विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एम टू सेटिस्फाई विद दिस। तो ये बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जहां पे सस्ता राशन या फ्री राशन दिया जा रहा है? तो वो होगा क्लास गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एक ही बात है, ठीक है। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 पे आओ। 26 हो गया, 24, 25, 26, 27। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम, ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग 2020-24 रिफ्लेक्ट। करंट अकाउंट का बताना है ट्रेड क्या होगा, करंट अकाउंट का सरप्लस है या डेफिसिट है ड्यूरिंग जनवरी 2020-24। तो ये इसकी बता रहा है, इसका नहीं बता रहा। ये एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट कितना है 69.72, इंपोर्ट कितना है 70.46। तो पहली बात तो डेफिसिट है, तो 69.42 में से माइनस कर देंगे 70.46, तो ये 1.0। एक सेकंड हमने क्या किया है, ये इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट ज्यादा है 70.46 माइनस 69.72, यार 0.74 का डेफिसिट, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है, डेफिसिट ऑफ 0.74। 28 पे आ जाओ। 28, फॉरेन ग्रांट इन एड रिसीट डू नॉट लीड्स टू एनी क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट। फॉरेन ग्रांट मिला आपको, सरकार का कोई आप कोई क्लेम नहीं कर सकते उससे, करेक्ट है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन मार्केट में लीड्स टू डिक्रीज इन द एसेट, ये बिल्कुल ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स कम होती है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 28 हो गया। 28 का दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। 28 का सी करेक्ट है, 28 का सी। 29 पे आओ। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है 20,000 करोड़ का, और द इंपोर्ट हाफ एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट एक्स है तो इंपोर्ट हाफ है, यानी 0.5x। तो एक्सपोर्ट का पता करना, x में से 0.5x जाएगा तो 0.5x बचेगा, ये हुआ 20,000। 0.5 को इधर भेज दो, 20,000 को 0.5 से डिवाइड दे दो, आपका आ जाएगा। तो 20,000 को 0.5 से डिवाइड 40,000, तो जो एक्सपोर्ट कितने का है वो 40,000 का है। लिख लो, आप कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर आपका सेम आना चाहिए। 30, public goods are those goods that are collectively consumed by the public which are non-rivalrous, non-excludable in nature, ये करेक्ट है। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस गलत है, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस होता है, किसी को रोक नहीं सकते और एक के यूज करने से दूसरे के लिए सामान वो कम नहीं हो जाता। तो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन ए ट्रू है और आर फॉल्स है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। $1 पहले 70 रुपए का था, अब 80 रुपए का हो गया, तो फॉरेन करेंसी का प्राइस जो है वो बढ़ गया, और इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है, तो नेशनल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, लाइकली टू इंक्रीज। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32, फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड आपको करेक्ट पेयर बताना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू गुड्स, नहीं ये टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स फ्री राइडर, नहीं ये तो गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्री राइडर, सरकार की फ्री सर्विस लेते हैं, बदले में कोई पैसे देते नहीं ना, वो है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोरोइंग बोलते हैं, नहीं। प्राइवेट गुड्स राइवलरस इन नेचर होता है, हाँ। पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, प्राइवेट गुड्स तो जो है राइवलरस है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू 33, फिजिकल डेफिसिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंड, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। तीसरा भी ठीक है, देखो कैसे। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉट डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट माइनस कैपिटल सीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी वही नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट, क्योंकि वो बोरोइंग अकेला डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट होता है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो किसके अंदर आएगा, ये सारा का सारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि 33 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों सही है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड आइटम, बिल्कुल करेक्ट है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेबिट, ये भी करेक्ट है। ऑल ट्रांसफर पेमेंट आर रिकॉर्डेड डेबिट आइटम, ऑल ट्रांसफर रिसीट्स आर रिकॉर्डिंग डेबिट आइटम, ये तो ठीक है। ट्रांसफर रिसीट्स क्रेडिट आइटम होता है, तो डी गलत स्टेटमेंट है। सरप्लस इन बीओपी, जब ऑटोनोमस रिसीट, लिख लेना इस बात को, सरप्लस डेफिसिट में ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन लेते हैं। मैंने ऑटोनोमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट, उसको सरप्लस बोलते हैं। ऑटोनोमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट, उसको बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस बीओपी, यानी 35 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 36, द बोरोइंग बजट हैज, द गवर्नमेंट बजट हैव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को किससे फाइनेंस किया जा सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट को बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट से फाइनेंस किया जा सकता है, इनसे नहीं किया जा सकता टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स से। क्यों? क्योंकि इंडिया एक गरीब देश है, आप उस पर टैक्स नहीं बढ़ा सकते, आप सरकार के खर्चे कम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई खर्चा तो करना ही, देश बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे, मेंटेनेंस पे, देश को चलाने पे, गरीबों पे खर्चा होता रहता है। तो ये दो रास्ते तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर पढ़ा होगा। तो बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे। तो 36 का ए ऑप्शन, सॉरी 36 का ए बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। 37, चलो 37 जरा चेक करो, 37 चेक करो। 37, devaluation of currency is said to occur when the exchange rate is decrease under the fixed exchange rate system। अब बताओ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ। तो देखो यार, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तब भी होता है जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, ना कि घटता है। फिक्स एक्सचेंज रेट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल सही है। डिवैल्यूएशन का मतलब डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। फिक्स, जब $1 50 का था, अब 60 का हो गया, तब जाके डेप्रीशिएशन, तब जाके डिवैल्यूएशन होता है, जब सरकार एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है। ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिवैल्यूएशन या डेप्रीशिएशन, सरकार बढ़ाएगी तो डिवैल्यूएशन, मार्केट फोर्स बढ़ाएगा तो डेप्रीशिएशन। अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो, अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेंटेन, हाँ उनको रिजर्व मेंटेन करना ही नहीं पड़ता। जो फ्लोटिंग है वो तो मार्केट डिसाइड करेगा ना, उनको रिजर्व क्या मेंटेन करना है। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। तो 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। डैश इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट कब होगा? जब रिसीट्स कम और पेमेंट ज्यादा होंगी। रिसीट्स कम, पेमेंट जो है वो ज्यादा है ना। तो रिसीट्स कम है और पेमेंट ज्यादा है। इंडिकेट द सिचुएशन व्हेन करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट कब होगा? जब रिसीट्स कम है और पेमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट के बीच का डिफरेंस नहीं होता। टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उसका डिफरेंस होता है। अब ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं, ये जो डेफिसिट है इसको खाली डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कोई रेवेन्यू डेफिसिट, कोई फिजिकल डेफिसिट, कोई ऐसा नहीं बोलेंगे। ये बजटरी डेफिसिट होता है, खाली डेफिसिट यानी कि बजटरी डेफिसिट। तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स और इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी और इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड करोगे फिजिकल आएगा, फिजिकल में से इंटरेस्ट घटाओगे प्राइमरी आएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ मिस्टेक है, डी ऑप्शन नहीं है, मैं आपको फाइल दूंगा, डी डाल दूंगा ऑप्शन, बट हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है 39 का। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसका बॉडी का ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, डन। यही है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस बोरिंग, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बोरिंग लेस इंटरेस्ट, इसको फिजिकल डेफिसिट, ओहो ओहो ओहो, हाँ ये तो गलत हो गया। अब देखो ए और सी दोनों करेक्ट है ना, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए है। दोनों ही करेक्ट है, अगर कहीं पे बोथ होता या फिर ए वाला नहीं होता तो मैं सी पे टिक करता, बट दोनों अगर गिवन है तो फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट वो बेस्ट ऑप्शन है। तो 40 का ए ही टिक करना पेपर में अगर आता है तो, बट ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत रेयर है पूछे। ठीक है, 40 के 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन करेक्ट है? बजट भी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हो गया और बीओपी भी हो गया। हमारा पूरी तरीके से आज ऑफिशियली हमने अपना सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी से खत्म करना। कल सुबह की लाइव जरूर अटेंड करना, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।